थॉट पढ़े या पुट पुट करके आगे निकाल दिए? पढ़ना था उसे। अभी पढ़ लो यार, अभी पढ़ लोगे तो बाद में अफसोस नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा कि यार टाइम था और हमने पढ़े नहीं और अब ऐसी कंडीशन आ गई कि पढ़ाई हो भी नहीं रही है। पैनिक होगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, लास्ट मोमेंट पे, फिर वही कंडीशन रह जाएगी। फिर से नया साल, फिर नई शुरुआत, टाइम वेस्ट करना वाली बात है। क्योंकि अभी नहीं कर पा रहे हो तो क्या गारंटी है कि अगले साल फिर कर लोगे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग सो रहे हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत पढ़ रहे हैं लोग। लास्ट ईयर जैसी कंडीशन है, फिर रैंक आएगी खतरनाक वाली। लास्ट ईयर सिर्फ 2 ने लाए थे 720, इस बार शायद ज़्यादा भी ले आए। तो ये तो बिल्कुल सोचना मत कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत पढ़ रहे हैं लोग, कोई सो नहीं रहा है। कंपटीशन तुम्हें एक्चुअल में घर हो इसलिए पता नहीं चल रहा है, कंपटीशन बहुत है। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, कल अपने गैस या आइडियल गैस समीकरण इक्वेशन पढ़ लिए थे। क्वेश्चन करने हैं थोड़े से पहले उसके, फिर उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे लाएगा। कोशिश करना कि पहले वीडियो को रोक लो, क्वेश्चन देख लेना, वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करना, नहीं बने तो फिर आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं रोक सकता हूँ ना, बहुत टाइम हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ज़्यादातर देखो यूज़ में आता है क्या अपना STP, बहुत क्वेश्चन में यूज़ में आता है। STP मतलब क्या? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनकी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेंगे तो 273.15 को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर लिया जाता है 1 atm प्रेशर, 1 atm। वॉल्यूम लिया जाता है ऑलवेज 122.4 लीटर। इनको चेंज भी कर सकते हैं। 1 atm थोड़ा सा चेंज करना मैं कल भूल गया था बताना, तो यहाँ पे atm को 760 mmHg भी लिखते हैं, या फिर 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को अपन पास्कल भी बोलते हैं। इसका भी यूज़ करते हैं। 22/4 लीटर को क्या लिख सकते हैं? 22,400 ml। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी तक अपन पढ़े, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे लाएगा। पहले कोशिश करना है कि रोक के वीडियो खुद से कोशिश करना करने की, ना बने तो फिर आगे देखना है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, मोस्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई एक चेंबर है जो किसी एक दूसरे चेंबर से बंधा हुआ है, उनके बीच में एक पिन लगी हुई है। इस चेंबर के अंदर गैस भरी हुई है, कोई सी भी गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, कुछ भी है। मोल है मान लो 2 मोल इसके अंदर भरे हुए हैं। ये पहली कंडीशन है। इसका वॉल्यूम है इस चेंबर का 2V, इस चेंबर का वॉल्यूम है V। अब क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में यहाँ पे भरी हुई है और अपन इस कैप को खोल देते हैं। तो अब नया गैस का प्रेशर कितना हो जाए? ठीक है, वीडियो रोक के खुद से करो कोशिश, ना बने तो आगे देखो। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे टेम्परेचर भी वो देता है क्या? कांस्टेंट। टेम्परेचर भी कांस्टेंट देता है। इसमें 99 atm है प्रेशर, इसके अंदर 2V वॉल्यूम है। तो अपने पास 2 चीज़ें हैं, है ना। 4 अपने पास जो पैरामीटर थे उसमें से 2 तो क्या हो गए? चेंज वेरिएबल है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाली चीज़ को क्या करना है तुम्हें? छोड़ देना है। फिर बाकी की बची जो भी चेंज वाली है वो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो नियम लगता है वो कौन सा लगता है? बॉयल का नियम। PV बराबर क्या लगता है? कांस्टेंट। जब T और N क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इन दोनों का इनटू क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? P1V1 बराबर P2V2, ये लिख सकते हैं। अब ये प्राइमरी कंडीशन है, ये सेकेंडरी कंडीशन है। स्टेट फर्स्ट है, स्टेट सेकेंड है। तो स्टेट फर्स्ट में अपने को प्रेशर पहला वाला पता है 99 atm है, वॉल्यूम स्टार्टिंग वाला कितना है? 2V। अब जो सेकेंड वॉल्यूम आएगा, अब चूंकि यहाँ पे ये जो पिन है ये खुल चुकी है, जब ये पिन ओपन हो जाएगी तो अब इसके जो गैस के मोल हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाएंगे, है ना। तो पूरे यहाँ से यहाँ तक फैल के जाएंगे, तो इधर भी फैल जाएंगे। अब अगर मैं सिर्फ इतना वॉल्यूम अगर लेता हूँ तो ये तो 2V है और इसके मोल कम हो गए, मतलब मोल चेंज हो रहे हैं ना, आधे मोल तो इधर निकल गए ना। और अगर इतना ही वॉल्यूम लेता हूँ सिर्फ V2 की जगह पे क्या लेता हूँ?
सिर्फ V लेता हूँ तो भी मोल क्या है, चेंज हो गए, लेकिन अपने को मोल को क्या रखना है, फिक्स रखना है, क्योंकि वॉइल का नियम ही है कि NO2 क्या होना चाहिए, फिक्स होना है। अब ये जो पूरे मोलिक्यूल है ये पूरे उसमें फैले हुए, मतलब मेरे को ये पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा 2V + V। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इस क्वेश्चन में कि अपने को सेकेंड वॉल्यूम क्या लेना है। तो P2 तो अपने को क्या करना है, निकालना है। V2 क्या लेना है अपने को, 3V लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, काटो पीटो आंसर निकाल लो। V से V गया और ये हो जाएगा 99 इंटू में 2 बटे में 3 और ये आ जाएगा P2। काटो तो ये 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33 दूनी 66। तो P2 बराबर कितना आ गया, 66 ATM। सिंपल है, बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। 2 चैम्बर में गैस भरी हुई है, एक चैम्बर में भरी हुई है, पिन खोलने के बाद वो दूसरे चैम्बर में फैल जाती है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर प्राइमरी वॉल्यूम ये रहा होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ भी है, IPMT होती थी तब। ये भी मोस्ट कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है वो, कि अगर इक्वल मास अपन ले लें हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का, तो उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मास, गिवन मास दिया हुआ है उसने, उसके मोल वगैरह नहीं दिए हुए, तो तुमसे वॉल्यूम का रेशो पूछा है जब प्रेशर और टेम्परेचर कॉमन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना रहता है। इसे सॉल्व करने के लिए देखो, प्रेशर, टेम्परेचर, कांस्टेंट है, अपने पास 4 पैरामीटर है। कौन कौन से हैं, मोल है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, 4 पैरामीटर है। अब जिसमें से उसने 2 क्या दे दिए, फिक्स दे दिए। तो इस कंडीशन में तुम्हें इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनता है, वॉल्यूम समानुपाती होता है n, एवोगैड्रो नंबर से होता है। तो इसी का यूज करना पड़ेगा। प्रेशर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो मान लो 3 गैस है अपने पास, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अपने को रेशो बनाना पड़ेगा वापस से। जब भी समानुपाती हो तो रेशो बना सकते हैं, कितना भी हो। हीलियम रेशो ऑक्सीजन रेशो में आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन, बराबर मोल्स ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये बनेगा। सबसे पहले हीलियम, आगे पीछे दिया था मैंने और आगे पीछे ऐसे लिख दिया, फिर ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा क्या अपने पास, हाइड्रोजन। ये रेशो दिया हुआ है। ये रेशो हुआ मोल का, क्योंकि अपने पास जो लॉ है वो क्या है, एवोगैड्रो अपना V समानुपाती n है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल मास लेना है। इक्वल मास में अपन कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल m गिवन वेट रहता है तो उसको मान लो। अब अपने पास n बराबर अपन क्या लिखते हैं, गिवन वेट बटे में क्या लिखते हैं अपन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मतलब स्मॉल m बटे में क्या लिखते हैं, कैपिटल M। अब सभी के एटॉमिक वेट तो अलग अलग है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन गिवन मास क्या है, सेम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m बटे में कैपिटल M, ये पूरा हीलियम के लिए। अनुपात में क्या आ जाएगा, रेशो में ऑक्सीजन का स्मॉल m बटे कैपिटल M, यहाँ पे ऑक्सीजन का। रेशो में क्या आ जाएगा, स्मॉल m बटे में कैपिटल M, ये वाला लिखना है अपने को हाइड्रोजन का। सभी के m जो भी अपन ने लिए हैं वो सेम है। इसको अपन 1 ग्राम ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 ग्राम, मतलब सब कट जाएगा। ऐसी वैल्यू लो जो सब आपस में क्या हो, बराबर हो, कोई मतलब नहीं 1 ग्राम। मैं m को काट देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे एटॉमिक मास किसका, हीलियम का। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था सभी के एटॉमिक मास मैंने लिखवाए थे। तो इसका कितना होता है 4, तो 1/4 अनुपात में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका होता है 1/32, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1/2। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, यहाँ पे कॉमन 16, यहाँ पे 1। अब क्या बनेगा रेशो, रेशो बनेगा 1/2, रेशो में 1/16, रेशो में 1/1। लेकिन ये ऑप्शन नहीं रहेगा कभी भी, अपने को सबको बराबर करना है। तो कभी भी इस टाइप के अगर रेशो आ जाए तो जो भी सबसे बड़ी है ना नंबर, उसका इन तीनों में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आगे, तो अपने पास बना 1/2, 1/16 अनुपात 1/1। सबसे बड़ा क्या है 16, 16 का सभी में गुणा कर दो, तो 16/2 अनुपात 16/16 अनुपात 16/1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अनुपात क्या बनेगा अपने पास, 8:1:16। ये अपना आंसर आएगा फाइनल। मतलब इसका जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, हीलियम के 8:1:16। 8 लीटर हीलियम, 1 लीटर ऑक्सीजन और 16 लीटर हाइड्रोजन जब तुम लोगे तो तीनों के वॉल्यूम का रेशो, मतलब ये वॉल्यूम का रेशो है, इतना इतना लोगे तो तीनों के मास क्या हो जाएंगे, बराबर मोल के फ्रिक्शन में।
तो इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो इसको करने के लिए सिंपल मेथड है, सीधे लगाना है V समानुपाती n, तीनों का रेशो बनाना है, उनका गिवन वेट बटे में एटॉमिक वेट लिखना है और सभी का रेशो निकाल के फाइनली तुम्हें ऊपर ही लिखना है। कभी भी इस तरीके से रेशो में रेशो थोड़ी ना आता है, रेशो के ऊपर ही लिखना पड़ता है बराबर करके। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन D डेंसिटी। तो किस टेम्परेचर पर, व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर 0.75 D डेंसिटी, मतलब कि D डेंसिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर कितना है 27 और 1 atm, तो 0.75 D डेंसिटी किस टेम्परेचर पर हो जाएगी। अब वॉल्यूम की बात की नहीं है, यहाँ पे मोल की बात की गई है, तो अपन फिक्स मान लेते हैं कि मोल और प्रेशर क्या हो गए, सेम हो चुके हैं। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट में, PV बराबर nRT को चेंज करके लिखे थे PM बराबर DRT, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात की नहीं गई, सिर्फ डेंसिटी की बात की गई है, क्योंकि वॉल्यूम इस फॉर्मूले में आता भी नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अब अपने पास चेंज किस किस में आ रहा है, डेंसिटी में D थी, D से कितनी हो गई है 0.75 D हो चुकी है। अब टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है ये पूछा है उसने, तो सिर्फ अपने को टेम्परेचर पे फोकस करना है और डेंसिटी पे फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं कांस्टेंट। तो PM बराबर DRT है, तो अपन PM और R को इधर ले आएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा DT, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो क्या हो चुका है अब अगला DT बराबर कांस्टेंट। अब जब भी इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो किसी को भी कांस्टेंट होने के बाद क्या लिख सकते हैं, D1 D2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, D1 T1 बराबर D2 T2। डेंसिटी स्टार्टिंग वाली कितनी है D, स्मॉल d। स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज करके लिखना पड़ेगा उसको केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन बराबर D2 कितना है 0.75 D, तो यहाँ पे लिखो 0.75 D इंटू में T2 कितना है निकालना है, यहाँ पे D भी है, D से D गया 300 में भाग दे दो 0.75 का, तो तुम्हारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो T2 बराबर 300 बटे 0.75, काटो तो ऊपर जाएगा 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 300 में 100 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 400 केल्विन। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, T2 बराबर 400 केल्विन, मतलब 400 केल्विन जब टेम्परेचर हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 0.75। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से रिलेशन बनाते आना चाहिए यार। अपन ने जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो सिर्फ ये दो ही तो हैं, PV बराबर nRT और PM बराबर DRT, सिर्फ दो फॉर्मूले से ही तुम्हें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी नियॉन की किस कंडीशन पे होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपना PM बराबर DRT लगाना है, PM बराबर DRT। अब ऑप्शन में जो जो दिया है सिर्फ वही पिकअप करना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एक टेम्परेचर दिया है, एक प्रेशर दिया है, तो अपने को यहाँ पे कैरी क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर, और डेंसिटी अपने को निकालना है। तो R और M क्या हो चुका है, ये तो क्या हो चुका है नियॉन के लिए, R की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, M एटॉमिक मास उसका क्या है कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर निकालना। डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को इधर पहुंचाओ तो P बटे में क्या आ जाएगा T आ जाएगा। मतलब जिसके लिए प्रेशर हाईएस्ट हो, टेम्परेचर अपना मिनिमम हो, उसके लिए डेंसिटी क्या हो जाएगी उस कंडीशन के लिए नियॉन की हाईएस्ट। तो देख लो चारों ऑप्शन में टेम्परेचर की कंपेयर करें तो STP मतलब क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। ठीक है, ऐसा लिख लो। कभी STP मतलब ये होता है 0 डिग्री 0 डिग्री 10 डिग्री, तो 10 डिग्री वाला तो क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि टेम्परेचर क्या चाहिए अपने को न्यूनतम चाहिए, प्रेशर हाईएस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे आ रहा है 1 atm 2 atm 1 atm, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हाईएस्ट आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कराए हैं, बाकी के तुम प्रैक्टिस करना अपना नरेंद्र अवस्थी से।
अभी तक जो भी अपन ने पढ़े, आइडियल गैस तक का पढ़े हैं। अब अपन आगे डाल्टन्स लॉ और अपना ग्राहम का विषय नियम, डिफ्यूजन लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग करना अच्छे से। आगे अपन पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ। पहले एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, है ना, ऐसे ही याद आ गई तो। ये कहानी दो भाइयों की है, सुनी होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, या ना सुनी हो तो सुन लो। दो भाई रहते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई रहता है। तकरीबन एक 8 साल का और एक 12 साल का रहता है। वो खेलते खेलते एक बार गांव से कहीं दूर खेत वेत में निकल जाते हैं। और पहले टाइम पे क्या होता था कि वो जो कुएं वगैरह रहते हैं ना, वो कैसे सपाट रहते हैं बिल्कुल। तो जो बड़ा भाई है वो कुएं में गिर जाता है। तो छोटा भाई बहुत डर जाता है, देखता है तो दूर दूर तक उसे कोई हेल्प करने वाला मिलता नहीं। अब हेल्प करने वाला मिलता नहीं है तो वो डर के चक्कर में रस्सी बाल्टी फेंकता है और अपने बड़े भाई को पूरी हिम्मत ताकत से खींच के बाहर निकाल लेता है। फिर भीग जाता है उसका बड़ा भाई, तो कुएं में गिरा था ऑब्वियसली। भागते हुए गांव में जाते हैं तो हाँफ जाते हैं, पूरे डरे हुए रहते हैं। गांव वाले देखते हैं, रोकते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ करके। तो वो दोनों भाई पूरी कहानी सुना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने इसको खींच लिया। तो गांव वाले यकीन ही नहीं करते हैं। इवन उसके घर वाले आते हैं, वो भी इस बात पे यकीन नहीं करते हैं। सिर्फ एक इंसान यकीन करता है, वहाँ का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। तो बुजुर्ग आदमी से सब पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि ये बता तो रहे ऐसे हो सकता है। तो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि बात ये नहीं है कि इसने ये कैसे कर लिया, बात ये है कि ये क्यों कर पाया, ऐसा पॉसिबल क्यों कर पाया। क्योंकि वहाँ उसे दूर दूर तक ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। छोटे भाई को ये बताने वाला ही नहीं था कि कोई, मतलब ये तू नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो खुद भी उस टाइम इतना डरा हुआ था कि वो खुद भी ये सोच ही नहीं पाया कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसे जो समझ में आया उसने कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी तरीके से यार एक दौर से गुजरते हैं। जब पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा या कुछ भी पैशन फॉलो करते हैं तो टोकने वाले कितने लोग रहते हैं कि यार तू ये कर ही लेगा क्या, बन ही जाएगा क्या। तो उस टाइम हम ना कहीं एक सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और वो चीज़ करना ही बंद कर देते हैं। तो कभी भी जब भी जैसे बहुत पढ़ाई कर रहे हो, कोई टोके कि अरे इतना पढ़ रहा है डॉक्टर बन ही जाएगा, तो उसको ये जवाब जरूर देना कि हाँ मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा और तेरे को कंपाउंडर रखूंगा या तुझे नर्स रखूंगा अपने हॉस्पिटल में। कभी भी सेल्फ डाउट मत पालना है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, कर जाओगे एक ना एक दिन। मेहनत करते जाओ, कंटिन्यूटी में ले आओ मेहनत को, प्रैक्टिस करते जाओ। तो अपन आगे पढ़ते हैं अब क्या, डाल्टन्स लॉ। देखो डाल्टन नियम बहुत ही ईजी है। इसके लिए कुछ थोड़ा सा पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर नियम भी समझ में आ जाएगा जो भी इसने बोला था। डाल्टन को समझने से पहले अपने दिमाग में ये चीज़ गांठ बांध लेना कि डाल्टन्स और इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे ग्राहम का इफ्यूजन डिफ्यूजन लॉ, ये दोनों जो नियम दिए गए थे वो हमेशा दिए गए थे किसके लिए, नॉन रिएक्टिव गैस के लिए। मतलब ऐसी गैस होनी चाहिए इसमें जो आपस में रिएक्ट ना करें। अगर तुमने CO2 और H2O भर दिए वेपर फेज में H2O को, तो वो तो रिएक्ट कर जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी गैस होना चाहिए जो रिएक्ट ना करे। तो इस नियम की पहली शर्त यही है, नॉन रिएक्टिव गैस। देखो डाल्टन नियम पढ़ने वाले हैं अपन, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने बोला था कि कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस किसी कंटेनर में भर दो, है ना। मान लो मैंने कि एक कंटेनर में नॉन रिएक्टिव गैस भर दिया, कोई सी भी हो सकती है। मैं इसमें ऑक्सीजन भर देता हूँ और हीलियम भर देता हूँ जो कि नॉन रिएक्टिव होती है। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा वो नॉन रिएक्टिव गैस ही देगा, रिएक्टिव गैस नहीं देगा। और हीलियम भर देते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम मैंने भर दिया। तो अब ये गैस क्या करेंगी, इसकी दीवारों पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसकी दीवारों पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब ये प्रेशर कितना होगा, मान लो ये प्रेशर अपन मन से मान लेते हैं कि 10 ATM प्रेशर क्रिएट कर रही हैं ये दोनों गैस मिलके। मतलब टोटल प्रेशर जब मशीन से नापेंगे तो इतना आएगा, है ना, 10 ATM प्रेशर आ गया। इसमें कौन कौन सी गैस इंक्लूड है, ऑक्सीजन है और हीलियम है। मतलब जो टोटल प्रेशर है वो दो गैस के प्रेशर से मिलके बना है, एक ऑक्सीजन का प्रेशर और एक हीलियम का प्रेशर।
जब हम इन्हें अलग अलग गैस के लिए डिनोट करेंगे तो हम इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ने मिलके बनाए हैं टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर हम नाप सकते हैं, अलग अलग प्रेशर अपने को निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे। हमने पढ़े थे PV बराबर nRT, तो हम क्या करेंगे, V वॉल्यूम को भी उधर ले जाएंगे क्योंकि एक वॉल्यूम क्या हो चुका है उसमें फिक्स। P बराबर nRT/V, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, इस मोल को अलग लिख रहा हूँ, इसको P को अलग लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। मतलब डाल्टन नियम किस लेवल पे लगेगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये दोनों चीज़ अगर तुमने फिक्स कर दिए तो P जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, N, नंबर ऑफ मोल्स के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स अपन इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स को देखो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं अपन, N बराबर गिवन मास बटे में क्या, एटॉमिक मास, कैपिटल N, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, अगर मैं इसको A और B लिख दूँ कि A है कोई गैस और एक गैस B है, चलो ऑक्सीजन और हीलियम ही लिखते हैं। दो गैस है जिनके मोल भरे हुए हैं, तो NT टोटल मोल कितने हो जाएंगे, N ऑक्सीजन के मोल प्लस N हीलियम के मोल। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M बाय कैपिटल M बाय कैपिटल M, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसको यहाँ पे ऐसा लिखा रहने दे रहा हूँ, NT बराबर N ऑक्सीजन के मोल प्लस N हीलियम के मोल। फिर एक और चीज़ होती है मोल फ्रिक्शन, जिसके बारे में अपन ने मोल कॉन्सेप्ट अभी पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। मोल फ्रिक्शन क्या है, मोल फ्रिक्शन ऐसे समझ लो कि जैसे ऑक्सीजन के मोल फ्रिक्शन, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। प्रभाज मतलब क्या, भाग। टोटल मोल में उस ऑक्सीजन का मोल कितना भाग है, टोटल मोल का उस ऑक्सीजन का कितना भाग है, वही अपने को क्या बताता है, मोल प्रभाज। तो यहाँ पे ऊपर हमेशा जिसका भी मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दोगे, तो किसी का भी गैस का, किसी भी अणु का, किसी भी टाइप की कुछ भी मैटर होगा अपने पास, गैस होगी, उसका अपन निकाल लेंगे क्या, मोल फ्रिक्शन। तो मोल फ्रिक्शन जिसका भी निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ टोटल मोल्स, जितनी भी टाइप की गैस है सारे नंबर ऑफ मोल्स से उसको ऐड करके डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा अपने पास, तो मोल फ्रिक्शन बन जाएगा। ठीक है, मोल फ्रिक्शन बनने के बाद NT बराबर ये अपन ने निकाल लिए, PT बराबर भी अपन ने निकाल लिए कि ऑक्सीजन और इसका इस तरीके से होता है। अब मोल प्रभाज को अपन कैसे लिख रहे हैं, NO2 बटे में NT आ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल प्रभाज कितना है, XO2 बटे में क्या आ जाएगा, NO2 बटे में क्या आ जाएगा, NT। अब अगर यहाँ से ऑक्सीजन के मोल नहीं दिया हुआ है, किसी कंटेनर में उसने ऑक्सीजन या हीलियम के क्या भर दिए, मास भर दिए, गिवन मास भर दिए कि 10 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये है, तो पहले इसे मोल बनाना पड़ेगा, है ना, मोल बनाना पड़ेगा। मान लो इसके दे दिए उसने 16 ग्राम और इसके दे दिए मान लो 8 ग्राम, तो पहले तो इससे क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, मोल, नंबर ऑफ मोल्स। इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन, x। फ्रिक्शन से फिर यहाँ पे आ जाओ, मोल फ्रिक्शन निकालने के बाद देखो NO2 और NT है, अब नंबर ऑफ मोल समानुपाती किसके है, P, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, बराबर PO2 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बटे प्रेशर ऑफ टोटल जो भी गैस है। सिंपल है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे डाल्टन्स के नियम में, कि तुम मोल फ्रिक्शन को n नंबर ऑफ मोल, जो भी जिसका भी मोल फ्रिक्शन है बटे में टोटल मोल, या फिर जिसका भी प्रेशर है बटे में टोटल प्रेशर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज में भी आएगी, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मोल से अपन मोल फ्रिक्शन निकाल चुके हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसके कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XO2 बराबर PO2 बटे में क्या आ जाएगा, PT। इसको मैं ठीक करके लिखूंगा, PO2 बराबर क्या आ जाएगा, XO2 इंटू में PT, मतलब PO2 बराबर XO2 इंटू में क्या आ जाएगा, PT। सिंपल है, ये अपना फाइनल निकला। मतलब
अपन को अगर किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसका मोल फ्रिक्शन निकालो, मोल फ्रिक्शन से डायरेक्ट इनटू में कर दो उसका टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालना इजी है क्योंकि किसी भी मशीन से किसी भी पैरामीटर से अपन इसको नाप सकते हैं और उसका डायरेक्ट बता सकते हैं कितना प्रेशर इस कंटेनर में टोटल क्रिएट हो रहा है, सभी वॉल पे इतना क्रिएट हो रहा है। तो अपन उसको डायरेक्ट प्रेशर जो भी है उसको अपन मोल फ्रिक्शन से गुणा कर सकते हैं। यहाँ से अपन अलग अलग निकाल भी सकते हैं, ये मोल दिए हुए रहेंगे। तो क्या करना है, जब भी अगर शुरुआत में डायरेक्ट अगर क्या दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले उससे मोल निकालो, मोल निकालने के बाद मोल फ्रिक्शन निकालो, मोल फ्रिक्शन निकालने के बाद क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। सिंपल, पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है। दोनों के पार्शियल प्रेशर जोड़ो या एक का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, दूसरे में से घटा दो, सिंपल है। तो ये डाल्टन्स का पूरा नियम हो गया। नॉन रिएक्टिव गैस के उसमें लगता है P समानुपाती N होता है। इसको अपन ठीक ठाक लिख लुका के कैसे लिख सकते हैं, NT बराबर टोटल नंबर मोल जोड़ के और फाइनल अपना रिजल्ट निकलेगा मोल फ्रिक्शन बराबर जिसका भी मोल निकाल रहे हैं उसके ऊपर आना है, बटे में क्या करना है, टोटल मोल से भाग देके ऊपर उसका प्रेशर निकालना है, बटे में क्या करना है, टोटल प्रेशर। फाइनली अपना ये निकलेगा कि जिसका भी पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उसमें क्या करना है, टोटल प्रेशर से गुणा कर देना है किसमें, मोल फ्रिक्शन। सिंपल है, बहुत ईजी है। ये हमेशा किसके लिए लगता है, नॉन रिएक्टिव गैस के लिए लगता है ना। डाल्टन्स ने यही बोला था। अब अगर मान लो, देखो यहाँ पे क्या निकाले थे अपन ने कि नंबर ऑफ जो है फ्रिक्शन है उसका गुणा करना है अपने को टोटल प्रेशर में, तो वो क्रिएट करेगा क्या, पार्शियल प्रेशर जिस भी गैस का निकाल रहे हैं। ये तो हो गया। या फिर XO2 को अपन क्या लिख सकते हैं, NO2 के मोल बटे में NT। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने ऑक्सीजन एक लिया है उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PO2 बटे में PT। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो डाल्टन नियम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये अब अगर मान लो क्या करें, इस कंटेनर के अंदर वाटर भी भर दें, जल भर दिए, गर्म होगा, गैस इसमें पहले से भरी हुई है, गैस भरी हुई है ना, वाटर इसमें वेपर बनेगी। वेपर बनने के बाद क्या होगा, इसमें वाटर भी वेपर फेज में मिल जाएगा। मतलब अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक क्या हो चुका है, एक्वस जो भी अपना वाटर है ड्राई भी हो चुका है और टोटल प्रेशर भी कितना क्रिएट हो रहा है। तो इसको कैसे निकालना है, इसको निकालना है टोटल प्रेशर बराबर P ड्राई जो भी प्रेशर है प्लस एक्वस वाटर का जो भी प्रेशर है, एक्वस वाटर का प्रेशर जो भी, यहाँ पे वाटर दिया रहेगा, जितना भी वेपर फेज है वो देगा, तो उसमें अपने को प्रेशर यहाँ पे लिखना है। ड्राई जो भी गैस है उसका यहाँ पे लिखना है और टोटल प्रेशर है उसका यहाँ पे लिखना है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ड्राई वाले का जो भी गैस है, ड्राई मतलब कि गैस जो भी है, तो उसके कैसे लिख सकते हैं, P टोटल इंटू में मोल फ्रिक्शन किसका लिख देंगे अपन, ड्राई गैस का। वाटर एक्वस फेज में निकालना है तो P एक्वस बराबर क्या करना है अपने को, x उसका मोल फ्र आवाज लेना है एक्वस का, इंटू में क्या कर देना है, टोटल से गुणा कर देना। ये सिंपल है, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो डाल्टन का नियम क्या था पूरा का पूरा, कि नॉन रिएक्टिव गैस में लगता है वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स रखना है अपने पास। जैसे गैस भरी हुई है तो सबसे पहले उसका जो भी वेट दिया उससे पहले मोल निकालो, मोल से मोल फ्रिक्शन है, मोल फ्रिक्शन से तुम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। जब पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो ये वाली कंडीशन, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ईजी है। गर्मी बहुत है यार आज, पता नहीं क्या खतरनाक गर्मी हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले इसके ऊपर। डाल्टन नियम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि टोटल प्रेशर, अगर किसी कंटेनर में 3 गैस भी भरी है तो A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस C का प्रेशर, इस तरीके से तीनों का प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अगर सभी का एक एक का अलग अलग प्रेशर पार्शियल निकालना है तो PA बराबर उसका मोल फ्रिक्शन इंटू में टोटल प्रेशर से इंटू में कर दो, गुणा कर दो। PB का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, XB इंटू में क्या करना है, PT। PC का निकालना है तो XC इंटू में क्या कर दो, PT, टोटल प्रेशर। और एक मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट अपन ने जो अभी बना है वो क्या बना है कि X जो भी मोल फ्रिक्शन है, जैसे A का है तो वो नंबर ऑफ मोल A बटे में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल टोटल बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ A बटे में प्रेशर ऑफ टोटल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूज़ में बहुत आता है। अगर ये समझ लिए तो ये तो बहुत सड़ी सी चीज़ है, ये बहुत मेन है।
अब यहाँ पे अगर मोल है तो मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए बराबर एटॉमिक मास, गिवन मास जो भी ए का दिया है बटे में क्या करना है उसका एटॉमिक मास एम ए, भाग दे दो तो उससे मोल बन जाएगा, मोल से फिर टोटल मोल के भाग दे के मोल फ्रिक्शन बन जाएगा, मोल फ्रिक्शन को बराबर कर देना पार्शियल प्रेशर बटे में टोटल प्रेशर। ठीक है, सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अगर किसी कंटेनर में देखो, अगर किसी कंटेनर में अपन क्या करें, 2 मोल भर दें किसके, ऑक्सीजन के, 2 मोल भर दें किसके, हीलियम के, टोटल प्रेशर कितना हो जाए यहाँ पे 10 atm हो जाए तो P पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, सब कुछ तो है अपने पास, पहले तो बनाना है अपने को मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, XO2 का निकालना है तो XO2 बटे में O2 के मोल कितने हैं 2 बटे में टोटल मोल कितने भरे हुए हैं 4, इस कंटेनर में 4 मोल भरे हुए हैं टोटल बराबर 4 हो गया। पार्शियल प्रेशर अपने को ऑक्सीजन का निकालना है तो PO2 बटे में क्या करना है PT, भाग दे दो, सिंपल है। इतने को बराबर कर लो या फिर इसको भी अपन निकाल के बाद में यहाँ पे रख सकते हैं, सिंपल है। काटो, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर कितना हुआ है 10 atm, तो PO2 बराबर क्रिस क्रॉस करने पर क्या हो जाएगा PO2 बराबर 10 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 5 atm। अगर एक 5 atm निकला है तो दूसरे का बचा हुआ कितना हो जाएगा 10 में से घटा दो, तो डायरेक्ट घटा के अपन निकाल सकते हैं, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। तो मतलब बहुत ही कॉमन टाइप से तुम निकाल सकते हो सिर्फ इसका यूज करके, सिर्फ इसका यूज करके। अब अगर मान लो इसकी जगह पे कुछ और वैल्यू दे दे, इसकी जगह पे और क्या वैल्यू दे सकता है, किसी कंटेनर में इक्वल मोल में वो क्या भर दे, किसी कंटेनर में इक्वल मास भर दे, इक्वल मास ऑफ ए और बी, है ना, सेम मास भरे हुए हैं दो ही के, ए बी की जगह अपन ले लेते हैं हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सेम मास भरे हुए। अगर टोटल प्रेशर है यहाँ पे 100 atm तो इनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा ये निकालना है, सेम मास। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का अनुपात, पार्शियल प्रेशर रेशो क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो इसके अगर मास दिए हुए सेम मास, तो सबसे पहले सेम है तो इसको m मानो, इसको भी m मानो, m मान लिए तो दोनों के पहले जब भी मास दे तो मास से सबसे पहले क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल, मोल से फिर क्या निकालना है मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन निकला उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं वो। तो क्या करना है, मास सेम दिया हुआ m है, मोल कैसे निकालना है, ऑक्सीजन के निकालना है तो NO2 बराबर गिवन मास कितना है m बटे में उसका एटॉमिक मास कितना होता है 32। नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन के निकालने हैं तो उसका मास कितना है m, नंबर ऑफ इसके जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 28। इन दोनों का अपन ने क्या निकालनी है मोल निकाल ली। मोल निकालने के बाद तुम्हें मोल फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल जिसका भी मोल फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उसके बटे में टोटल, तो पहले इन दोनों के अपने को टोटल करना पड़ेगा, तो टोटल करने के लिए इनको जोड़ दो, तो नंबर ऑफ टोटल मोल कितने हो जाएंगे बराबर, इन दोनों को जोड़ना है NO2 प्लस N हीलियम का, सॉरी नाइट्रोजन का, कितना हो जाएगा O2 का कितना है m बटे 32 प्लस m बटे ये कितना है 28, दोनों को जोड़ो लघुत्तम लो तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा टोटल मोल, टोटल मोल, और इसका यूज करके तुम दोनों का यूज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डाल्टन का नियम कहने को बहुत बड़ा है क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जुड़ेगा, सभी का अलग अलग पार्शियल प्रेशर भी निकलेगा, उससे ज़्यादा तुम इसका यूज कर सकते हो, टोटल प्रेशर भी आ रहा, पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, ये इसका यूज कर सकते हो। अगर सभी का बाद में अगर जोड़ना पड़े तो इस फॉर्मूले से जोड़ के निकाल लेना। ये हो गया अपने पास क्या डाल्टन का नियम, बहुत इजी है, सड़ा सा है। आगे पढ़ते हैं अपन ग्राहम का डिफ्यूजन इफ्यूजन नियम पढ़ते हैं। देखो अगला अपने पास क्या नियम है, ग्राहम्स लॉ, विसरण का, डिफ्यूजन इफ्यूजन मतलब विसरण और निसरण। तो पहले तो इसके बीच अंतर समझो कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में अंतर क्या होता है। डिफ्यूजन और इधर बना देते हैं इफ्यूजन, इफ्यूजन मतलब निसरण, निसरण, और इसका मतलब होता है विसरण, विसरण। विसरण और इफ्यूजन में ये मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रेशर है एक्सटर्नल वाला, बाहरी प्रेशर है, वो क्या होता है फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सटर्नल होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज कर सकते हैं, चेंज होते रहता है ना, बदलते रहता है।
सिंपल सा फंडा, सबसे ज्यादा मेन अंतर यही है। अब अगर इसको मैं बनाऊं तो मान लो दो कंटेनर हैं जुड़े हुए हैं और उसमें ए गैस और इधर बी गैस, दो अलग अलग गैस भरी हुई है, दोनों कंटेनर में भरी हुई है ना, इधर भी भरी हुई है और इधर भी भरी हुई है। अब मैं बीच में से थोड़ा सा एक छिद्र बना दूं, यहाँ पे होल कर दें अपन, तो ये दोनों गैस क्या होंगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी, है ना, इधर जाएगी। ये तब तक जाएंगी जब तक कि इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक एक दूसरे कंटेनर में ये जाते जाए। लेकिन इफ्यूजन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक साइड एक कंटेनर है और दूसरी साइड जो कंटेनर है वो वैक्यूम है। वैक्यूम बोले तो इसके अंदर कोई भी प्रेशर है ही नहीं, है ना। वैक्यूम को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, निर्वात, निर्वात है। यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, सिर्फ एक ही टाइप की गैस है ना, अलग अलग टाइप की नहीं। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की गैस थी जो एक दूसरे में चेंज हो रही थी, लेकिन ये जो गैस है इसके अंदर भी नियम यही बोलता है कि ये क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। यहाँ पे अब क्या है, वैक्यूम के अंदर ये गैस जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी जब तक कि प्रेशर क्या हो जाए, मेंटेन ना हो जाए, जब तक कि प्रेशर मेंटेन ना हो जाए। लेकिन डिफ्यूजन में क्या है, थोड़े से दो कंटेनर है, इसमें भी दो कंटेनर, लेकिन वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, इसमें क्या है, फिक्स है। ये बोला था किसने, ग्राहम। मतलब ऐसा होता है ये डिफ्यूजन इफ्यूजन में। अब ग्राहम पे जाते हैं, ग्राहम ने क्या बोला था, ग्राहम ने बोला था कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दें अपन, कांस्टेंट कर दें, तो जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन की रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो समानुपाती हो जाएगी L/T। L यहाँ पे डिफ्यूजन वाली जो गैस है उसकी लेंथ की कितनी दूर चलेगी, और अपन दर मतलब यही तो पढ़ते हैं, रेट मतलब क्या, डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये हो जाएगी डिफ्यूजन गैस वाली, या वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन गैस बटे में टाइम। ठीक, इससे अपन बराबर कर सकते हैं, सिंपल है, ये अपने पास इस तरीके से आएगा। अब और भी एक और चीज आती है कि जो रेट है डिफ्यूजन गैस की वो समानुपाती होती है इसकी डेंसिटी के रूट में, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी कम क्या होगा, गैस को चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन में दोनों तरफ गैस भरा हुआ है तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। अगर डेंसिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, रेट घट जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला नियम यहाँ पे लगा नहीं सकते, इसके लिए अपन थोड़ा सा अलग लगते हैं। डिफ्यूजन वाले में दिया हुआ था किसके लिए, ग्राहम का नियम। यहाँ पर रेट किसके समानुपाती हो जाएगी, 1/√d के, या फिर डेंसिटी को अपन रिमूव कर सकते हैं इसके एटॉमिक मास कैपिटल M से, ये भी आ जाएगा। या फिर अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं वेपर डेंसिटी से, इसका क्या होता है Vd, तो RD बराबर समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/रूट में Vd, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी हाफ होती है ना, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, लेकिन अपन लेते हैं वो क्वेश्चन में जिस हिसाब से भी दिया। या फिर इसको अपन रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया, ठीक है, इतना बहुत है इसके लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे निसरण। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो चेंज वाला है, लेकिन इसमें तो अपन ने क्या पढ़े, Pt कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ डिफ्यूजन पे लागू हो रहा है ये वाला नियम। यहाँ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इफ्यूजन के लिए R बराबर RD समानुपाती, प्रेशर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया अपने पास ग्राहम का विसरण नियम। ज़्यादा कोई टफ है नहीं, बहुत इजी है। ये तीन चीज़ें हो गई, ये दो चीज़ें हो गई, और यहाँ पे डिफ्यूजन इफ्यूजन का अंतर हो गया। नॉन रिएक्टिव का ध्यान रखना है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो ये मेनली डिफ्यूजन के लिए दिया है, इफ्यूजन के लिए उतना दिया नहीं है। ठीक है, इजी है, कॉपी में लिख लेना, नोट करके लिख लेना अच्छे से, और ये सारी चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ग्राहम विसरण नियम पे क्या आता है, एक नियम आता है, मतलब एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, डिफ्यूजन रेट रेशियो ऑफ हीलियम एंड SO2, इसको कैसे करना है। अब अपन ने देख लिया है कि ग्राहम का विसरण नियम क्या है, R समानुपाती 1/डेंसिटी, या फिर 1/रूट में M मॉलिक्यूलर वेट उसका, या समानुपाती 1/वेपर डेंसिटी। अब जब भी कोई एटम देगा तो अपने को एटम से पता है कि उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। ये रेशो पूछा है तो रेशो लगा देना है, तो रेशो ऊपर अपने को हीलियम, नीचे क्या लेना है अपने को SO2, इस तरीके से लेना है। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है तो ऊपर अब इसका उल्टा होगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा M SO2 बटे में क्या आ जाएगा M हीलियम। SO2 का एटॉमिक मास पहले ही बताया था 64,
हीलियम का कितना होता है 4, काटो तो कितना होगा 60, रूट के बाहर 60 का कितना निकलेगा 4, मतलब रेट ऑफ हीलियम बटे में क्या जाएगा SO2 कितना हो जाएगा 4/1, ये रेट निकलेगी। सड़ा टाइप, बिल्कुल सड़ा ऐसे क्वेश्चन है। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो आगे देखते हैं। देखो ग्राहम मिश्रण नियम पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस टाइप से दो चेंबर हैं, बीच में एक ट्यूब है, अगर अपन इस पिन को खोल दें तो कौन सी गैस पहले जाके मिले, है ना, या कितनी दूर पे मिले, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल है कि अगर जिसका क्या है अपना मास कम है वो क्या होगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी ना, जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि उसकी रेट क्या होती है ज़्यादा होती है, रेट व्युत्क्रमानुपाती है किसके, उसके मॉलिक्यूलर वेट के, व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसकी रेट क्या होगी ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल ये है कि कितनी दूर चलेगी। तो अपन ने देखो दो चीज़ देखे थे, आर समानुपाती क्या था, एल जो भी लेंथ है बटे में टाइम टेकन, समानुपाती वॉल्यूम बटे में टाइम, समानुपाती अपन वॉल्यूम को रिप्लेस करके नंबर ऑफ मोल बटे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूरी दी हुई है तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं 1/√m, समानुपाती क्या हो जाएगा L/T, इससे रिप्लेस करके अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हीलियम और SO2 का अनुपात क्या हो जाएगा, अपन ने पहले निकाले हैं अभी 4/1 बराबर, अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा हीलियम बटे में क्या आ जाएगा SO2, मतलब हीलियम बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स SO2, 4 टाइम्स SO2, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ के 5 होगा तो उसमें से 4 टाइम लेंथ कौन चलेगी हीलियम और 1 टाइम लेंथ कौन चलेगी SO2। टोटल अपने पास 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5, उसी को फिर 4 टाइम किसका कर दो हीलियम का और 1 टाइम किसका हो जाएगा SO2 का। जैसे 16 अपने पास सेंटीमीटर है, 16 की जगह अपन ले लेते हैं क्या 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 1 टाइम कितना निकलेगा 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर। फिर अब इसको बराबर बांटना पड़ेगा, तो 4 और 4 इसको गुणा कर दो, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू में 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और 4 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब जब SO2 4 सेंटीमीटर चलेगी तो हीलियम कितना सेंटीमीटर चल चुकी होगी 16 सेंटीमीटर, मतलब ये कहीं ना कहीं हीलियम यहाँ पहुँच चुकी होगी 16 सेंटीमीटर तक, और ये SO2 कहाँ पहुँचेगी 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, R समानुपाती L/T है, R को अपन क्या लिख सकते हैं 1/m, और इसका अपन को व्युत्क्रमानुपाती अभी अपन ने बना के देख लिए थे कि कितना निकलता है, तो हीलियम बटे SO2 कितना निकला था 4/1। अब ये समानुपाती है तो L तो ऊपर ही आएगा, टाइम टेकन दोनों के लिए क्या हो जाएगा सेम, तो हीलियम बटे SO2 हो गया। हीलियम के लिए अपने को निकालना है तो इसको क्रिस क्रॉस करके 4 टाइम ऑफ SO2, मतलब जितनी लेंथ एक बार में SO2 चलेगा उसका 4 गुना कौन चलेगा हीलियम। अब जितनी भी दूरी तुम्हें दी हो उसको डिवाइड कर देना पहले, तो इन दोनों का जोड़ के 4 टाइम इसका और 1 टाइम उसी टाइम पे खुद का भी होगा, तो 5 टाइम डिवाइड करे तो 1 टाइम 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 टाइम चलेगा और ये 1 टाइम चलेगा, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के पूछे जाते हैं, जल्दी बता दिया थोड़ा सा, पर देख लेना समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिए, 4 नियम पढ़े थे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में अपन ने ग्राहम का नियम और डाल्टन्स लॉ पढ़ लिए हैं। अब अपना क्या बच रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच रहा है रियल गैस इक्वेशन, जिसको अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के थोड़े से कोशिश करना, ग्राहम लॉ के जो भी नियम मतलब जो इस नियम पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेना, डाल्टन्स लॉ वाले क्वेश्चन कर लेना। डाल्टन्स लॉ शायद अब उतना पूछा नहीं जाता है, ग्राहम का विषय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अब बस बंद करते हैं, बहुत गर्मी हो रही है मेरे को, तो आगे का अपन अगली वीडियो में देखेंगे। रियल गैस इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संपीड़ितता वगैरह भी पढ़ना है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, वहाँ कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है, तब तक के लिए मज़े करो और पढ़ाई करो मज़े मज़े से। ठीक है, बाय।